अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो ये कि कैसे इंसानी सरगर्मी एनवायरनमेंट या माहौल में तब्दीलियां लाती है। और ये कोई ऐसी ही छोटी मोटी तब्दीलियां नहीं, पर ऐसी तब्दीलियां जो पूरे इकोसिस्टम में खलल डाल सकती हैं। और ये कुछ स्पीशीज़ की वजूद के लिए भी ख़तरे की बात है। और इस वीडियो के मकसद से हम ऐसी 5 सूरत हाल देखेंगे। पहली है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी रिहाइशगाह की तबाही। जिस जगह हम रहते हैं या जिस माहौल में हम रहते हैं या जानवर रहते हैं उसे कहा जाता है हैबिटेट। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पर एक तस्वीर है कुछ दरख्तों की जिनको काट दिया गया है। और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं दरख्तों को इस तरह काट गिराने की। एक हो सकती है कि यहाँ पे कुछ लॉगिंग की गई हो, यानी आरा कशी। और हम इंसानों को लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, शायद इसको साफ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, और इसकी भी हमको ज़रूरत होती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये इन दरख्तों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। और हो सकता है कि कई जानवर और मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ इन दरख्तों के या तो ऊपर या इनमें रहते हों। और अगर हम इसी तरह दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा काटें तो इन जानवरों के पास कोई जगह नहीं बचेगी रहने के लिए और जीने के लिए और पनपने के लिए या थ्राइव करने के लिए। अब एक और तरह की एंथ्रोपोजेनिक तब्दीली या वो तब्दीली जो इंसानी सरगर्मी की वजह से पैदा हो सकती है, और वो है पोल्यूशन, यानी आलूदगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जॉस्ट सिस्टम, एक कोयले से चलने वाली पावर प्लांट से, और ये हवा को आलूदा भी कर रही है। यहाँ नुकसानदेह केमिकल्स हवा में रिहा किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी शामिल हैं। और हवा को कम खुशगवार करने के अलावा इसके और भी कई नुकसानदेह असरात हो सकते हैं, लेकिन आलूदगी सिर्फ नुकसानदेह केमिकल्स के हवा में रिहा होने को नहीं कहते। यह हो सकता है कि नुकसानदेह केमिकल्स को पानी में भी रिहा किया जा रहा हो, शायद इरिगेशन का पानी या किसी और तरह का केमिकल। नॉइस पोल्यूशन भी हो सकती है, यानी शोर शराबा। और शायद आपको वो बहुत परेशान करे, लेकिन असल में ये जानवरों के बिहेवियर या बर्ताव में भी खलल डाल सकती है। इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है और ये परेशान हो सकते हैं, जो शायद जानवरों की बायोलॉजिकल निज़ाम को ही तब्दील कर दे। एक और तरीका है जिससे हम इंसान इकोसिस्टम पर असर डाल रहे हैं, वो ऐसे के स्पीशीज़ को ऐसी जगह से मुतारिफ कराना जहां वो पहले कभी नहीं गए हों, ख़ास तौर पर जिसको हम अमूमन इन्वेजिव स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक तस्वीर है न्यूट्रिया की। ज़्यादातर इनको न्यूट्रिया रैट्स के नाम से जाना जाता है। मेरे एक दोस्त का शहर है लुजियाना, और वो बताता है कि इसके शहर में बहुत सारे न्यूट्रिया रैट्स हैं जो यहाँ से नहीं आए थे बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। इनको यहाँ लाया गया था इनकी खाल की वजह से, जो इनके फर यानी खाल की डिमांड थी या मांग थी वो पूरी नहीं कर पाए, और फिर ये न्यूट्रिया भाग गए वहाँ से। और अब वो हर जगह पाए जाते हैं। और एक बार फिर इसको आप तंग करने वाली चीज़ समझें, लेकिन जो बात है वो ये कि ये दूसरी स्पीशीज़ को ओवर पावर करना शुरू हो जाती हैं, यानी इन पर गालिब आना शुरू हो जाती हैं। इनका मुकाबला होता है खाने के लिए दूसरे जानवरों से, जगह के लिए भी इसी इकोसिस्टम में। न्यूट्रिया बदनाम हैं वो पौधे खाने के लिए भी जो सॉइल यानी मिट्टी और गीली ज़मीन को जोड़ कर रखते हैं। और जितना ज़्यादा ये ऐसा करते हैं उतना ज़्यादा ही वो सॉइल बर्बाद होती है और ख़त्म हो जाती है। और इस वजह से आपके पास पैदा होते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जैसे मसले। आपके पास कम गीली ज़मीन होती है दूसरी स्पीशीज़ के लिए। अच्छा, एक और तरीका जो है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी ज़्यादा इस्तेहसाल। तो ये एक तस्वीर है यहाँ ट्रॉलिंग की। ट्रॉलिंग से मुराद एक समंदर में जाल बिछाना मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो इसमें एक बड़ी सी बोट या कश्ती होती है जो समंदर में चल रही होती है। इससे एक बड़ा सा जाल फेंकते हैं समंदर में, और जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है इस जाल में मछलियाँ आती रहती हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मछलियाँ हैं। और आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही मौसर तरीका है मछलियाँ पकड़ने का, लेकिन आप हद से ज़्यादा मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। अगर आप समंदर में से बहुत सारी मछलियाँ निकाल लेंगे, आपके पास पीछे बाकी इतनी नहीं बचेंगी कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ और अपनी आबादी बढ़ा सकें। और शायद आपको इस वक्त तो बहुत सस्ते में मछली मिल जाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मछलियाँ शायद ख़त्म हो जाएं। तो ये सारे आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़ते हैं। और एक पांचवी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, हालांकि वो आलूदगी से बहुत मिलता जुलता है, और वो है
क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली। और जिस मौसमियाती तब्दीली से हम आजकल बहुत वाकिफ़ हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हो रही है क्योंकि हमारी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद बहुत बढ़ रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिहा हो सकती हैं ऐसे कोयले से चलने वाली पावर प्लांट से जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाली और भी बहुत सी कई चीज़ें हैं और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इंसान ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस रिहा करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा हीट फंसाती रहती हैं, यानी गर्माइश को फंसाती रहती हैं, और लॉन्ग टर्म में यानी आगे चलकर ज़िंदगी में ये एवरेज ग्लोबल वार्मिंग दर्जा हरारत बढ़ा देती है। और सिर्फ इससे दर्जा हरारत पर असर नहीं पड़ता, जब दर्जा हरारत पे असर पड़ता है तो बारिशों पर भी असर पड़ सकता है, हवा के तसलसल पे भी। और जैसा हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये इस बात पे भी असर डाल सकती है कि हमारे पास कितना बर्फ का समंदर बचा है, क्योंकि अगर ग्लोबल दर्जा हरारत यानी पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, फिर ज़्यादा बर्फ भी पिघलेगी आर्कटिक और एंटार्कटिक समंदर में। और मिसाल के तौर पर आर्कटिक में जहां पोलर बियर्स पाए जाते हैं, इनके पास कम बर्फ होगी चलने फिरने के लिए जब वो सील्स का शिकार करने निकलेंगे, या सिर्फ आराम करने के लिए भी इनके पास बर्फ नहीं बचेगी। और बर्फ पिघलने की वजह से समंदर की सतह भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे ऐसा होगा इससे दुनिया भर के इकोसिस्टम पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, खास तौर पर वो इकोसिस्टम जो पानी या समंदर के करीब होंगे। और एक ऐसी स्पीशीज जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है इसकी वजह से, वो है हम इंसान। ज़्यादातर इंसान बहुत करीब रहते हैं समंदर के, तो समंदर की सतह बढ़ने की वजह से ना कि सिर्फ जानवर बल्कि हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।